Hello and welcome to Dr. Zishan Pharmacology. This is the fourth video in our ANS series and आज का हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एंटी कोलिनेस्टरेज और साथ में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये जो देखो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं हमारे, वो दो तरह से एक्ट कर सकते हैं। पहला तो वो डायरेक्टली जाके एक्ट करेंगे एज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, मतलब कि वो कोलिनोमिमेटिक की तरह काम करेंगे, एसिटाइल कोलिन की तरह बिहेव करेंगे, रिसेप्टर से जाके बाइंड करेंगे और जाके रिसेप्टर्स को हम लोग स्टिमुलेट करेंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को। तो इस और दूसरा क्या है, वो इनडायरेक्टली एक्टिंग होता है। इनडायरेक्टली एक्टिंग का मतलब ये होता है कि वो हमारे जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है, जो हमारे एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करता है, इसको वो जाके इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट करने की वजह से क्या होगा कि हमारा एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होगा और ये एसिटाइल कोलिन फिर हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाके काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। इसमें डायरेक्टली एक्टिंग के एग्जांपल्स है एसिटाइल कोलिन हो गया, पाइलोकार्पिन, कार्बाकॉल, मस्कैरिन एंड सिवेमिलिन। इनडायरेक्टली एक्टिंग को हम एंटी कोलिन एस्टरेज कहते हैं या कोलिन एस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। इसमें जो है एक रिवर्सिबल होता है और एक इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल में भी दो हैं, एक वाटर सॉल्युबल है और एक तुम्हारे लिपिड सॉल्युबल हैं। तो वाटर सॉल्युबल्स क्या होंगे कि उनका सीएनएस पेनिट्रेशन पुअर होगा, मेनली उनका पेरिफेरल इफेक्ट्स होगा, और जो लिपिड सॉल्युबल होंगे उनका जो है सीएनएस पेनिट्रेशन जो है बेटर होगा और वो सीएनएस में भी इफेक्ट्स अपने प्रोड्यूस करेंगे। तो एग्जांपल है वाटर सॉल्युबल का नियोस्टिग्मिन, पायरेडोस्टिग्मिन एंड एड्रोफोनियम। ठीक है, और जो लिपिड सॉल्युबल है उसका एग्जांपल है फाइजोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटामिन। देखो ये जो तीन है ना, ये ड्रग हम लोग एल्जाइमर्स में यूज़ करते हैं, आगे बात होगी। इरिवर्सिबल जो ड्रग्स होते हैं, इरिवर्सिबल इसलिए क्योंकि ये जाके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं हमारे एंटी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम के साथ और उसको जो है इनहिबिट करते हैं। तो इसमें दो तरह का होता है, एक ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है और एक कार्बामेट होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट का एग्जांपल है मैलाथियन, पैराथियन, और ये जो तीन है सारिन, सोमन और ताबुन, ये तीनों नर्व गैस होता है। ठीक है, और एक है इकोथायोफेट। तो इसमें बाकी जितना है वो सब लिपिड सॉल्युबल है, लेकिन ये जो है इकोथायोफेट ये वाटर सॉल्युबल है। कार्बामेट का एग्जांपल है कार्बाराइल एंड प्रोपक्सर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ये जो एंटीकोलिन एस्टरेज है इनका क्या थेराप्यूटिक यूज है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे कैन एंटर द सीएनएस और नॉट। ठीक है, तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो उनका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। आईज में हम लोग करेंगे इन केस ऑफ ग्लोकोमा, रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के बाद मिड्रियासिस को रिवर्स करने के लिए और सिनेकिया फॉर्मेशन को रोकने के लिए। सलिवरी ग्लैंड में जीरोस्टोमिया, जॉगरेन सिंड्रोम, सीएनएस में अल्जाइमर डिजीज एंड बेलाडोना पॉइजनिंग, जिसको कि हम लोग एट्रोपिन पॉइजनिंग के भी नाम से जानते हैं, यहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं, चूंकि उनका मेनली पेरिफेरल इफेक्ट्स होता है, तो उनको हम लोग पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स को इनहिबिट करने के लिए करते हैं, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल है माइस्थेनिया ग्रेविस, कोबरा बाइट और पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस, मतलब कि गट का मूवमेंट स्लो हो गया या रुक गया, और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। ओके, तो अब हम लोग आई से शुरू करते हैं। आई में ग्लोकोमा में क्या हो रहा है कि हमारा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज दो वजह से करता है, या तो एक्यूअस ह्यूमर का फॉर्मेशन बढ़ गया, या नहीं तो हमारा एक्यूअस ह्यूमर का ड्रेनेज कम हो गया, है ना। और इसके जो ड्रग्स हैं वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स तो कुछ और हैं। ठीक है, ये हमारा जो है पाइलोकार्पिन और फाइजोस्टिग्मिन जो है, जो एंटीकोलिन एस्टरेज है एंड कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है, ये हम लोग यूज़ करते हैं एज एड ऑन थेरापी। ये ग्लोकोमा के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पाइलोकार्पिन या प्लस माइनस फेजोस्टिग्मिन हम लोग देते हैं, तो ये क्या करता है, हमारा सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस और जो सिलियरी मसल है उस दोनों पे ये काम करके एक तो मायोसिस कॉज कराएगा, दूसरा कि ये हमारा सिलियरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है उसको ये ओपन करेगा, जिससे कि एक्यूअस ह्यूमर का आउटफ्लो इंक्रीज होगा और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन टेस्टिंग, अब जैसे कि मान लीजिए कि हमको ज़रूरत है फंडोस्कोपी करने की, ठीक है, रेटिना विजुलाइज करना है या किसी की रिफ्रैक्शन टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें हमने उसको
मिड्रियाटिक ड्रग दिया, मिड्रियाटिक साइक्लोप्लेजिक दे दिया। अब हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब उस पेशेंट्स के मिड्रियासिस को आपको कम करना है, क्योंकि उससे फोटोफोबिया होगा, ब्लड विजन होगा, उससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा। तो वहाँ पे भी हम लोग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स लाइक पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं, जो कि हमारा मायोसिस कराएगा, प्यूपिल साइज को छोटा कराएगा। अब बात आती है सिनेकिया फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना। होता क्या है, जो हमारा एंटीरियर यूवियाइटिस है, एंटीरियर यूवियाइटिस, ठीक है, ये क्या है, जो यूवियल टिश्यू है हमारे आई का, इसका इन्फ्लामेशन है। हाँ, और इस इन्फ्लामेशन से क्या होता है कि सिनेकिया फॉर्मेशन होता है। सिनेकिया का मतलब क्या होता है, एधेशन, चिपक जाना। देखो होता क्या है, हमारा ये देखो आई को हम अगर साइड से देखें तो ये हमारा कॉर्निया हुआ, ये हमारा हुआ आइरिस हुआ, और ये हमारा हो गया लेंस हुआ। ठीक है, तो ये जब आइरिस जब कॉर्निया से बाइंड करेगा, मतलब जुड़ जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे एंटीरियर सिनेकिया। और ये जब हमारे पीछे लेंस से जाके चिपक जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर सिनेकिया। तो पहले हम लोग क्या करते थे, ये सिनेकिया फॉर्मेशन को बचाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि मिड्रियाटिक ड्रग और मायोटिक ड्रग ऑल्टरनेटिवली हम लोग देते थे, और लाइट थेरापी भी हम लोग देते थे। वो भी होता था, उससे क्या होता था कि प्यूपिल जो है हमारा छोटा हुआ, बड़ा हुआ, तो वो जो है उसके जो एडेशंस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। लेकिन ये फ्रेश एडेशंस ब्रेक डाउन होते थे, लेकिन जो स्टैब्लिश एडेशंस है उनमें ये काम नहीं करता था। ठीक है, लेकिन अभी जो करंट प्रैक्टिस है उसमें चूंकि इसमें इन्फ्लामेशन है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन है, तो मेन हम लोग टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लोग देते हैं, और उसके साथ में हम लोग मिड्रियाटिक ड्रग्स हम लोग देते हैं, जिससे कि हमारा जो है इन्फ्लेमेशन भी सप्रेस हो जाए। ठीक है, और नया जो सिनेकिया है फॉर्मेशन वो नहीं हो। यहाँ पे भी जो एस्टैब्लिश्ड सिनेकिया होगा उसके लिए हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट ही करते हैं। अब एक कंडीशन है जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया का मतलब कि ड्राई माउथ, सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है। बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेडिकेशंस की वजह से होता है, कुछ डिजीज़ में देखने को मिलता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी देखने को मिलता है, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। जैसे कि मेडिकेशंस में एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी ड्रग्स, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। मेडिकल कंडीशंस में मेनली हम देखते हैं जॉगरेन सिंड्रोम एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। कैंसर में ट्रीटमेंट में रेडिएशन और कीमोथेरापी के बाद भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और हमारे लाइफ स्टाइल में अगर पानी कम पिया, पेशेंट अगर सोते टाइम जो है मुंह खोल के जो है सांस लेता है तो भी जो है ड्राई माउथ का प्रॉब्लम होता है। स्मोकिंग और टोबैको खाने से भी ये सब प्रॉब्लम होता है, अल्कोहल इंटेक से भी ये सब प्रॉब्लम होता है। तो मेनली सारे सिम्टम्स क्या होंगे कि चूंकि सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो गया है तो इससे जो टंग है ना वो रफ फील होगा। सलाइवा रहता है तो टंग स्मूथ फील होता है, तो यहाँ रफ फील होगा, और जो सलाइवा है वो थिक हो जाएगा। ठीक है, अब इस थिक सलाइवा की वजह से फूड जब हम लोग च्यू करते हैं और उसको स्वॉलो करते हैं, उसमें पेशेंट को जो है डिस्कम्फर्ट होगा और साथ साथ बैड ब्रेथ होगा। तो देखो जो मेनली हमारे बाकी कंडीशंस हैं तो उनमें हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि आप पानी जो है थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। ठीक है, साथ में एक शुगर फ्री च्युइंगम लीजिए, उसको चबाते रहिए ताकि आपका जो है सलाइवा प्रोडक्शन बना रहे। आर्टिफिशियल सलाइवा सब्स्टिट्यूट्स भी हम लोग देते हैं, लेकिन जो जॉगरेन सिंड्रोम है जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो सलाइवरी ग्लैंड को डैमेज करता है, और रेडिएशन और कीमोथेरापी के बाद भी हमारे सलाइवरी ग्लैंड डैमेज होते हैं, तो इसमें इन सारी चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें फिर हम लोग को कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देना पड़ता है जो सैलिवरी स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे कि पाइलोकार्पिन एंड सिवेमिलिन जो हमने पढ़ा था। दीज आर द डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स। अब हम लोग बात करते हैं कुछ सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स की। तो एग्जांपल है जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज एंड बेलाडोना पॉइजनिंग। देखिए हमने वीडियो 3 में पढ़ा था, ठीक है, कि जो हमारा M1 रिसेप्टर्स होता है ना, वो M1 रिसेप्टर जो है हमारे मेमोरी और लर्निंग में काम करता है। ठीक है, मदद करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्जाइमर्स डिजीज में कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की कमी हो रही है तो हम क्या करेंगे कि हम एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि एसिटाइल कोलिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हो और मैक्सिमम रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी प्रोड्यूस करें, जिससे कि जो हमारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मेमोरी इम्पेयरमेंट और कॉग्निशन इम्पेयरमेंट होते हैं, वो सिम्टम्स इम्प्रूव करें। ठीक है, और इसमें हम लोग सेंट्रली एक्टिंग किसको कह रहे हैं, लिपिड सॉल्युबल्स को कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा बात आता है क्यों सब है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रहा है।
ठीक है। दूसरा बेलाडोना पॉइजनिंग, जिसको कि हम लोग एट्रोपिन पॉइजनिंग भी कहते हैं। ये एक प्लांट होता है एट्रोपा बेलाडोना। इस प्लांट से क्या होता है, कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं इसमें जो कि एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, स्कोपोलामीन होते हैं। तो ये सारे जो ड्रग्स हैं ये हमारे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जो कि हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करके हमारे एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट्स को इनहिबिट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो हमारा कोलिनर्जिक इफेक्ट है उसका अपोजिट होगा, जैसे कि सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पिपल्स हमारे डायलेट हो जाएंगे, ठीक है, फ्लश्ड स्किन हो जाएगा और हाइपरथर्मिया हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपरथर्मिया मेनली देखने को मिलता है चिल्ड्रन में, ये चीज़ देखने को मिलता है। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, और हमारा यूरिन का रिटेंशन होगा और डिलीरियम होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से, चूंकि यहाँ पे देखो ये डिलीरियम भी हो रहा है ना, चूंकि ये CNS साइड इफेक्ट है, तो इसीलिए हम लोग वैसी ड्रग को चूज़ करते हैं विच कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। और ड्रग है हमारा कौन सा है, फाइजोस्टिगमिन है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस। इस पे भी हमारा शॉर्ट नोट्स एग्जाम में आता है। माइस्थेनिया ग्रेविस भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो डैमेज करता है हमारे मसल टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर्स को। ठीक है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है जिससे कि हमारे जो NM रिसेप्टर्स हैं वो लगभग 2/3 लॉस्ट हो जाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ देम गेट लॉस्ट। तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो हमारे इम्पल्स आ रहे हैं उसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, अब रिसेप्टर्स कम है तो वो जो रिसेप्टर पे जो बाइंडिंग होगी ना वो कम होगी, और जो है हमारा स्केलेटल मसल में जो है वीकनेस आता है। एक क्लासिक एग्जांपल देखिए कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है, और वो कंप्लेन करता है कि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे थोड़ी देर बाद हमारी आईलिड जो है वो बंद होने लगती हैं और नेक में भी हमको पावर कम मिलता है, लेकिन हम जब रेस्ट कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, ये एक क्लासिक इसका प्रेजेंटेशन है। क्या है कि वीकनेस, मसल वीकनेस आफ्टर रिपीटेड यूज, जो कि इम्प्रूव कर जाता है रेस्ट के बाद। ठीक है, और इसको जो फिजियोलॉजिकल फटीग होता है, जो कि हमारा मेहनत करने के बाद से जो हमारी थकान होती है, उसमें क्या होता है कि मसल वीकनेस के साथ साथ उसमें पेन भी होता है। पेन यहाँ नहीं होगा माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में। ठीक है, तो मसल्स जो हमारे इफेक्ट होते हैं, ठीक है, आईलिड के मसल्स इफेक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हमारे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे जो है बल्बर फीचर्स इसमें देखने को मिलता है। तो क्या होगा, टोसिस, टोसिस जो है, और डिप्लोपिया, डिप्लोपिया की वजह से जो ब्लड विजन आता है, ये दोनों ना इनिशियल सिम्टम्स होता है। उसके बाद से क्या होगा, पेशेंट को फूड स्वालो करने में दिक्कत होगा और उसकी स्पीच भी इम्पेयर होगी। ठीक है, जो मसल्स हैं माउथ के वो भी उसके वीक हो जाएंगे, जिससे कि जो स्पीच होगी ना वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। साथ साथ हमारा क्या है, वीकनेस अपर लिम, लोअर लिम और नेक मसल्स में भी देखने को मिलता है। ठीक, तो हम लोग इसको ना हिस्टोरिकली हम लोग कैसे हम लोग टेस्ट करते थे। देखिए, एक एड्रोफोनियम टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेनसिलॉन टेस्ट। ठीक है, एड्रोफोनियम टेस्ट या टेनसिलॉन टेस्ट, ये अब उतना यूज़ नहीं होता है क्योंकि हमारे पास बेटर जो है इन्वेस्टिगेशंस हैं, दैट्स वाई वी डोंट यूज़ दिस टेस्ट दैट मच। तो इसमें क्या हुआ कि एक पेशेंट आया, ठीक है, टोसिस लेके, आईलिड जो है उसकी गिर रही हैं, बंद हो रही हैं। तो वहाँ क्या करेंगे ना, जो पेशेंट्स का जो है हम ना आईलिड कितना उसका खुल रहा है वो हम उसके डिस्टेंस को हमने मेज़र कर लिया। अब मेज़र करने के बाद से जो एड्रोफोनियम है, ठीक है, ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सिर्फ 10 मिनट होता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं 2 mg IV देते हैं और 2 मिनट तक हम वेट करते हैं। 2 mg IV 2 मिनट तक वेट करते हैं। अब इस ड्रग को देने के बाद से अगर पेशेंट की जो टोसिस है वो इम्प्रूव हुई, मतलब आईलिड मसल्स खुली, तो हमको समझ में आएगा कि पेशेंट को जो है माइस्थेनिया ग्रेविस है। जो हमने एड्रोफोनियम जब दिया तो उससे वो उसकी मसल वीकनेस इम्प्रूव हुई। ठीक, अब ये भी हो सकता है कि मसल वीकनेस इम्प्रूव नहीं होगी, तो क्या करेंगे, तो जो 2 mg हमने IV दिया था, फिर जो रेस्ट 8 mg IV जो होता है, टोटल 10 mg हम देते हैं। 8 mg IV जो देते हैं हम लोग उसको थोड़ी थोड़ी देर पे हम लोग देते हैं। ठीक है, और देने के बाद से हम लोग ये 8 mg जो है ना वो 2 से 3 mg के हम लोग डोज में देते हैं। और फाइनल जब 10 mg देने के बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, देन विल वी थिंक फॉर अदर थिंग्स, यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट हो जाएगा। लेकिन यूजुअली क्या होगा कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टेस्ट जब आएगा तो जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि दिस इज माइस्थेनिया ग्रेविस। अब बात आती है
ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में जाहिर सी बात है कि हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइल कोलिन एक्यूमुलेट हो इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, मैक्सिमम रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी हो ताकि मसल वीकनेस हमारी इम्प्रूव हो सके। उसमें हम लोग जो ड्रग्स यूज़ करते हैं एंटीकोलिनेस्टेरेज जो है, जो कि नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, इट मेनली कॉजेज पेरिफेरल इफेक्ट्स। उसमें भी पायरिडोस्टिग्मिन हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये लॉन्गर एक्टिंग होता है और इसका जो है हम लेस फ्रीक्वेंसी TDS में काम चल जाता है। ये इम्प्रूव करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो हमारा एसिटाइल कोलिन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। उससे हमारा क्या होगा कि रिसेप्टर ऑक्यूपेंसी मैक्सिमम होगी और स्ट्रेंथ हमारा जो है ना, मसल स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ड्रग्स होते हैं इनको 60 मिनट्स हम लोग बिफोर मील देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 60 मिनट बिफोर मील देंगे तो जाके अपना ये एक्शन करेगा और एक्शन करने से क्या होगा कि हमारे जो पॉपुलर मसल्स हैं और मसल्स जो है जो स्वॉलोइंग में हेल्प करते हैं, वो मसल्स हमारे उनमें फिर से स्ट्रेंथ आएगी। तो फूड च्यू करने में आसानी होगी और साथ में सॉलो करने में आसानी होगी। ठीक है, तो पेशेंट का जो डिस्ट्रेस था, डिस्कम्फर्ट था, उसमें उसको रिलीफ मिलेगा। और इसमें आगे चल के अगर इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती है तो हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात हुई कि हमने दवा स्टार्ट की। ठीक है, नियोस्टिग्मिन पायरिडोस्टिग्मिन स्टार्ट किया। कैसे पता चलेगा कि दवा की डोज सही है? ठीक है, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो दवा की डोज कम है या तो दवा हमने बहुत ज़्यादा दे रखी है, दोनों केस हो सकता है। और दोनों का सिम्टम्स सेम होगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीकनेस देखने को मिलेगा तो उसको हम क्लिनिकली और ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर दवा का डोज कम है, ठीक है, मतलब दवा तो जा रही है लेकिन डोज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो पिपल्स या तो नॉर्मल होंगी या डायलेटेड भी हो सकती हैं। बॉवल साउंड्स यहाँ हमको नॉर्मल मिलेगा और हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस में वीकनेस के अलावा हमको मायोसिस मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कोलिन ये है, एसिटाइल कोलिन है। फिर हमको इंक्रीज बाउल मूवमेंट मिल जाएगा और हार्ट रेट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ये सारे कोलिनर्जिक सिम्टम्स हैं। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग एड्रोफोनियम टेस्ट करके देखेंगे। तो 2 mg IV जब एड्रोफोनियम उस पेशेंट को हम देंगे तो उसमें अगर पेशेंट्स का सिम्टम इम्प्रूव किया, मतलब कि पेशेंट्स में कोलिनर्जिक एक्टिविटी कम थी, मतलब दवा वाज मतलब लेस देन अप्रोप्रिएट, अंडर डोज था, वहाँ हम दवा की डोज बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस है, कोलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब कि एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोलिन इज प्रेजेंट ओवर देयर एंड इट इज कॉजिंग द सिम्टम्स ऑफ कोलिनर्जिक एक्सेस, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम एड्रोफोनियम दिए, 2 mg IV दिए और उसके बाद से सिम्टम्स उसके वर्सन कर गए, वीकनेस और बढ़ गई, डायरिया और बढ़ गया, ब्रैडिकार्डिया और ज़्यादा हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि पेशेंट का ऑलरेडी जो दवा चल रही है उसका डोज ज़्यादा है और डोज कम करना है। अब हम लोग बात करते हैं जो वाटर सॉल्युबल है एंटीकोलिनेस्टेरेज। ठीक है, जो पेरिफेरली एक्टिंग होता है उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो हमारा एक एग्जांपल बहुत ये है, इंपॉर्टेंट है, कोबरा टॉक्सिन। कोबरा टॉक्सिन जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है। वो न्यूरोटॉक्सिन होता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके काम करता है और इम्पल्सेस को इनहिबिट करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्केलेटल मसल की पैरालिसिस होती है और साथ साथ हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स की भी पैरालिसिस होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोबरा टॉक्सिन जो होता है उसमें क्या होगा, चूंकि वो न्यूरोटॉक्सिन है तो उसमें मरीज को वोइटोसिस होगा। ठीक है, डिप्लोपिया होगा, एक्स्ट्रा मसल्स की पैरालिसिस होगी, डिप्लोपिया या ब्लड विजन होगा और सांस लेने में मरीज को तकलीफ होगी। ठीक, तो इसमें हम लोग जो ड्रग्स देते हैं वो पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम देते हैं। इसका जो है देने का तरीका ये है, 10 वायल हम लोग देते हैं, हर वायल में 10 ml होता है, तो टोटल 100 ml हुआ। उसको डाइल्यूट करते हैं 200 ml NS में और उसको स्लोली देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1 आवर। साथ में हम एट्रोपिन देते हैं। ठीक है, और नियोस्टिग्मिन या पैरिडोस्टिग्मिन भी देते हैं। एट्रोपिन देते हैं क्यों, ताकि जो है उसके मस्कैरेनिक जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको वो कम करे, और नियोस्टिग्मिन और पैरिडोस्टिग्मिन हम देते हैं ताकि वो जो है वीकनेस को कम करे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखने की बात है यहाँ पे कि एंटी स्नेक वेनम वो एनाफाइलैक्सिस भी कॉज कर सकता है, तो इस
वेनम इस जो ड्रग को देने के टाइम में ध्यान ये रखना है कि हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन और एड्रेनलिन इंजेक्शन तैयार रखना है। पेशेंट को अगर हमारा एनाफाइलेक्सिस हुआ तो हम अप्रोप्रिएट उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन के बाद अगर गट मूवमेंट हमारा स्लो हो गया तो वहाँ पे, या ऑपरेशन के बाद से हमारा ब्लैडर मसल्स का जो है, जो ट्रूसर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन अगर कम हो गया तो वो दोनों को स्टिमुलेट करने के लिए वहाँ पे फिर हम दे सकते हैं एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात एंटी कोलिन स्टेरेज पॉइजनिंग, दैट इज मेनली इसको हम लोग ओपी पॉइजनिंग ही हम लोग देखते हैं, ये ओपी पॉइजनिंग है, ठीक है। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या कार्बामेट पॉइजनिंग हो सकता है, उस दोनों को हम समझेंगे कि दोनों का सिम्टम्स तो सेम होगा, मैनेजमेंट डिफरेंट है, ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो आपके मान लीजिए कि ईआर में एक फार्मर आया, ठीक है। वो फार्मर ने बताया कि अभी वो कुछ घंटों पहले जो है अपने खेत में फर्टिलाइजर्स जो है वो डाल रहा था, ठीक है। उसके कुछ देर बाद से उसको सिम्टम्स आने लगे। ये सिम्टम्स क्या थे? तो वो सिम्टम्स जब आपने देखा तो आपको एहसास हुआ कि ये सारे सिम्टम्स तो एक्सेसिव एसिटाइल कोलिन के सिम्टम्स हैं, ठीक है। इनको याद रखने का सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है? हम लोग एक निमोनिक है, बहुत क्लासिक निमोनिक है, डम्बल्स या स्लज करके निमोनिक्स है, तो हम लोग डम्बल्स यूज करेंगे। तो डम्बल में डी फॉर डायरिया, ठीक है, यू फॉर यूरिनेशन, एम फॉर मायोसिस, ठीक है। ये सारा जो आप देख रहे हैं, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोलिनर्जिक एक्टिवेशन, ठीक है। बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगी और वोमिटिंग होगी मरीज को बहुत ज़्यादा, और स्वेटिंग हो, और ये लैक्रिमेशन होगा। एल फॉर लैक्रिमेशन, और एस से 3 चीज़ याद रखना है, एक तो स्वेटिंग, एक सैलिवेशन, ये दोनों बढ़ जाएगा, और एस फॉर स्केलेटल मसल इन्वॉल्वमेंट होगा। इनिशियली क्या होता है कि पेशेंट जो आएगा ना, उसमें बहुत फैसिकुलेशंस होगा, रिजिडिटी होगी, मसल्स की रिजिडिटी होगी, ठीक है। जो भी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का मरीज आता है तो इनिशियली जो है हाथ पर वो टाइट कर रहा होता है, और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि ओवर स्टिमुलेशन से जो है वो फिर मसल वीकनेस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये बात याद रखने की है कि चूंकि ये जो है हमारे स्किन से भी एब्जॉर्ब हो जाता है और लंग्स से भी जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसीलिए हम इन पेशेंट्स को बाद में जब डिस्चार्ज के टाइम में बताते हैं कि भाई आपको एक प्रॉपर जो है कवरिंग पहन के आपको ये पेस्टिसाइड आपको छिड़कना है और साथ में मास्क भी लगाना है, और इसमें जो डेथ होती है वो फाइनली रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होती है, ओके। नाउ अब इसके हम लोग ट्रीटमेंट पे आएंगे। तो ट्रीटमेंट में एक होता है जनरल मेजर्स, एक होता है स्पेसिफिक मेजर्स। जनरल मेजर्स में ये है कि सबसे पहले पेशेंट को हम साइट ऑफ एक्सपोजर से दूर करेंगे, ठीक है। अगर वो साइट ऑफ एक्सपोजर पे पाया गया इन सारे सिम्टम्स के साथ, उसको दूर करेंगे। अगर वो खुद से चल के हमारे ईआर में आया तो उस पेशेंट को कहेंगे कि अपने क्लोथ्स को आप चेंज करें, जो क्लोथ्स वो पहन के आया था जिसमें कि ऑलरेडी एब्जॉर्ब हुआ था पेस्टिसाइड, उसको हम कहेंगे कि इसको आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद उसको कहेंगे कि अपने स्किन को थॉरोली वॉश करने के लिए, अगर पेशेंट खुद से कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो उसको स्पॉन्जिंग करके अच्छे से उसको साफ करते हैं। और इन केस ऑफ सुसाइडल पॉइजनिंग, किसी ने अगर इंजेस्ट कर लिया तो वहाँ गैस्ट्रिक लेवाज भी करते हैं, ठीक है। विद इन 4 आवर्स कर लेना होता है गैस्ट्रिक लेवाज। इसके अलावा पेशेंट के एयरवे को, उसके जो है ब्रीदिंग को, और उसके ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को हम सबको मैनेज करना होता है, ठीक। अब चूंकि ये जाता है हमारे ब्रेन में भी, ठीक है, और ब्रेन में हमने आप देखा था थर्ड वीडियो में कि M2 रिसेप्टर्स होते हैं, और M2 रिसेप्टर्स जो होते हैं तो इनके वजह से क्या होता है कि जब कोलिनर्जिक एक्सेस होता है, जो कि ओपी पॉइजनिंग में देखा जाता है, उस कोलिनर्जिक एक्सेस की वजह से ब्रेन में सीजर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इन सीजर्स को रोकने के लिए हम लोग डायज़ेपैम या लोराज़ेपैम दे सकते हैं। अब हम स्पेसिफिक मेजर्स की बात करते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है कि कोलिनर्जिक एक्सेस है, तो उसको देने के लिए हमको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देना होगा, जो कि एट्रोपिन हम लोग देते हैं। ये क्या करता है, ये जो मस्कैरिनिक एक्शंस है वो मस्कैरिनिक एक्शंस को एबोलिश करता है, लेकिन याद रखने की बात है कि ये स्केलेटल मसल वीकनेस या स्केलेटल मसल पैरालिसिस को ठीक नहीं कर पाता है। तो हम लोग एट्रोपिन पहले पढ़ते हैं। तो एट्रोपिन का जो डोज होता है 2 mg हम लोग देते हैं का डोज, उसको हम लोग हर 10 मिनट पे रिपीट करना होता है। कब तक देना होता है? टिल एट्रोपिनाइजेशन। एट्रोपिनाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहला तो पेशेंट का जो
ब्रोंकियल सिक्रीशंस है और जो ओरल सिक्रीशंस है वो ड्राइड अप हो गया, जो एक्सेसिव सैलिवेशन हो रहा था वो कम हो गया, ठीक है। पेशेंट का जो SpO2 है वो इम्प्रूव कर गया, ठीक है। हार्ट रेट जो उसका कम हो रहा था, ब्रैडिकार्डिया जो हो रहा था वो फिर इम्प्रूव करके स्टेबलाइज कर गया और BP भी उसका रीस्टोर हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये मसल वीकनेस को ट्रीट नहीं करता है। मसल वीकनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ये सारे तो ये ओपी पॉइजनिंग जो है वो तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर होता है, तो अब उससे जाके ये कोवेलेंटली बाइंड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक ऐसी ड्रग देंगे जो कि हमारे इस मसल्स को रीएक्टिवेट करे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स में आता है प्रालिडॉक्सिम एंड ओपिडॉक्सिम, जिसको कि हम लोग कहते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम रीएक्टिवेटर, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होता है वो हमारे स्टेरेटिक साइट से, ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारे स्टेरेटिक साइट से बाइंड करता है, ठीक है। और ये जो स्टेरेटिक साइट से जो बाइंड किया, तो हमारा जो ऑक्साइम आया ना वो एनायनिक साइट से, जो प्रालिडॉक्सिम आया ये एनायनिक साइट से बाइंड किया। और इस ड्रग का जो ऑक्साइम एंड होता है ये हमारे ओपी के ऑर्गेनोफॉस्फेट के फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड करता है, और इसका बाइंड करने की वजह से क्या होता है कि ये फिर लीव करता है एनायनिक साइट को, सॉरी स्टेरेटिक साइट को ये लीव करता है। ये स्टेरेटिक साइट को जैसे छोड़ेगा उसके बाद हमारा क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम रीएक्टिवेट होगा। रीएक्टिवेट होने के बाद से हमारा जो है क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन जो है वो कंसंट्रेशन कम होगा और साथ में मस्कैरेनिक एंड निकोटिनिक सिम्टम्स दोनों कम होंगे। तो ये रिवर्स करता है मसल वीकनेस और पैरालिसिस को। डोज होता है 2 ग्राम, स्लो IV इन्फ्यूजन देते हैं ओवर 30 मिनट। कार्बामेट पॉइजनिंग में क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ये एक क्वेश्चन आता है। तो जो कार्बामेट होता है ना वो क्या करता है, हमारा ये जो स्टेरेटिक साइट है, ठीक है, और यहाँ पे जो एनायनिक साइट है ये दोनों पे बाइंड करता है, स्टेरेटिक साइट और एनायनिक साइट दोनों पे बाइंड करता है। तो इस दोनों पे बाइंड करने की वजह से ये होता है कि हमारा ऑक्साइम जो है प्रालिडॉक्सिम या ओपिडॉक्सिम उसको जो है उसके लिए बाइंड करने के लिए कोई साइट नहीं बचा रहता है। तो जब वो साइट पे बाइंड नहीं करेगा तो वो इस ड्रग्स को जो कार्बामेट है उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और हमारा एंजाइम रीएक्टिवेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे प्रालिडॉक्सिम का जो है हमने बात कर लिया कि कैसे वो रीएक्टिवेट करता है। एक कॉन्सेप्ट है एजिंग का, ठीक है, एंजाइम के एजिंग का, जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है उसके एजिंग का, ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन आता है। होता क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जब एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से बाइंड किया उसके स्टेरेटिक साइट पे, ठीक है, ये जो स्टेरेटिक साइट पे बाइंड किया, इससे बाइंड करने के बाद से जैसे जैसे वक्त बीतता है तो इसमें क्या होता है ना कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है अपना एल्काइल ग्रुप जो है वो लूज करता है। और जब एल्काइल ग्रुप लूज कर रहा है ना तो एल्काइल ग्रुप लूज करने की वजह से ये जो इनका एंजाइम और जो ड्रग का जो कॉम्प्लेक्स है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और ये जब स्टेबल हो जाता है तो ऑक्साइम आके अगर एनायोनिक साइट पे बाइंड भी करेगा तब भी वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ड्यू टू द लॉस ऑफ अल्काइल ग्रुप the bond between the drug and the enzyme complex becomes more stable, and now the pralidoxim is not able to displace the pesticide organophosphate from the steretic site, and this is called एजिंग। इसी एजिंग की वजह से हम लोग कहते हैं कि जैसे ओपी पॉइजनिंग का मरीज आया एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, एट्रोपिन देने के बाद से एज सून एज पॉसिबल हम लोग क्या करते हैं उसमें प्रालिडॉक्सिम भी हम लोग दे देते हैं, ठीक है, प्रालिडॉक्सिम भी हम लोग दे देते हैं हम, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर फार्माकोलॉजी लेक्चर्स सब्सक्राइब टू डॉक्टर ज़ीशान फार्माकोलॉजी। थैंक यू।